हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को। तो एक बार फिर से हम लोग लेकर के आए हैं इस चैप्टर को। तो पीछे कई बार मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बिल्कुल। तो भाई चलो हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर जब शुरू करते हैं तो बात आती है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं, कुछ चीजों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो उन्हें क्या नाम आखिर दिया जा सकता है? जैसे कि हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर है, कैमरा है, साथ ही साथ यहाँ पर दरवाजा है, चेयर है। ठीक है, इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं। जबकि अपने आसपास हम लोग हवा को क्या कर रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं। तो भाई आखिर इनका क्या नाम दिया जाना चाहिए? तो बच्चों, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी दुनिया की जितनी सारी चीज लगभग जो तुम जानते हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। ये सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। तो अब बात आता है कि भाई पदार्थ कह रहे हैं सर, तो पदार्थ की परिभाषा तो जरा बताइए। तो चलो हम लोग देखते हैं पदार्थ की परिभाषा। तो यहां देख सकते हो, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, यानी कि जिसमें आयतन होता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, इसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ। तो आयतन मतलब समझना चाहिए तुम्हें कि आयतन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज कहीं भी रख दिया जाए तो वह उतना स्थान को घेर रहा है। जैसे मैं हूं, मैं इतना स्थान को घेर रहा हूं। यदि एक हाथी इस रूम में आ जाए तो हाथी और स्थान घेरेगा। एक चींटी यहाँ आए तो चींटी बहुत कम स्थान घेरेगा। तो जितना वो स्थान घेर रहा है उसे ही क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। तो पदार्थ वह है जिसमें क्या होता है? आयतन होता है। साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? उसका द्रव्यमान कहते हैं। या फिर इस तरीके से समझो कि कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्य की मात्रा है, और उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? उसका द्रव्यमान कहेंगे, वजन कहेंगे। तो भाई अब समझ में आ गया? तो बताओ जरा सा, जो चेयर है वह स्थान घेरती है? बिल्कुल सर। तो क्या उसमें द्रव्यमान है? बिल्कुल सर। तो क्या वह एक पदार्थ है? यस सर, बिल्कुल वह एक क्या है? पदार्थ है। यानी कि उसमें आयतन भी है। आयतन के साथ क्या है? उसमें द्रव्यमान भी है। तो दो चीजों को मिला करके हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है? पदार्थ है। तो कुछ चीजें ऐसी बताओ जो कि पदार्थ नहीं है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि अब मैं पूछ रहा हूं, जैसे प्रेम, किसी से प्रेम करना, क्या यह पदार्थ है? नहीं सर, प्रेम करना कहाँ पदार्थ है? किसी से स्नेह करना क्या पदार्थ है? नहीं सर, स्नेह करना पदार्थ थोड़े न है। किसी से मन में किसी के बारे में खराब सोचना, क्या ये पदार्थ है? नहीं सर, पदार्थ इन चीजों को हम लोग नहीं करते हैं। भावनाओं को हम लोग पदार्थ नहीं कहते हैं। ठीक है। तो पदार्थ अब तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रकाश का बात। प्रकाश भी तो हमारे पास है। तो क्या प्रकाश सर पदार्थ है? तो प्रकाश के बारे में आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तब समझ में आएगा कि भाई प्रकाश को पदार्थ कहें कि ना कहें। ठीक है, उसके लिए अलग बात हो गया। अब लेकिन नॉर्मली यदि हम लोग बात करें तो प्रकाश को हम लोग पदार्थ नहीं मानेंगे, ऊर्जा का एक स्वरूप मानेंगे। लेकिन प्रकाश पदार्थ के जैसा बिहेव दिखाता जरूर है, वो आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं सर इस हवा की। हवा तो दिख नहीं रहा है, तो हवा क्या सर पदार्थ है या नहीं है? तो भाई हवा तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम अपने टायर के ट्यूब में जो हवा भरते हो, या ट्यूबलेस टायर में जो हवा भरते हो, जिस पर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो वहां पर हवा का यूज कर रहे हो।
हवा के कारण वो चल रहा है। यानी कि जब उसको भरते हो, मान लो एक टायर पंचर है तो पचका हुआ है और उसमें तुमने हवा भर दिया तो वो फूल जाता है। इतने मोटे मोटे टायर होते हैं, देखा है तुमने? तो वो फूल गया, यानी कि उसने जगह घेरा, उतना जगह घेरा। तो बताओ उसमें आयतन है या नहीं है? बिल्कुल है। और उसको जरा वजन करके देख लो, एक पंचर टायर का वजन करो, एक हवा भरे टायर का वजन करो, तो बोलोगे यस सर उसमें तो उसमें क्या है, उसमें तो वजन भी है। यानी कि हवा क्या है? हवा पदार्थ है। समझ गए? तो इस तरीके से पदार्थ को हम लोग समझ सकते हैं। तो चलो आयतन के बारे में कुछ पॉइंट्स तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आयतन मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्या हुआ कि कोई भी चीज कितना स्थान घेर रहा है उसी को क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। और यहाँ देखोगे एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा मात्रक भी तुम लोगों को पढ़ना है कि किसी भी भौतिक चीज को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? मात्रक का यूज करते हैं। मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। और यहां पर जैसे कि मैं पूछ रहा हूं तुम बताना, जैसे मान लो तुम मार्केट में चीनी लेने गए हो तो क्या बोलोगे? मुझे 2 किलोमीटर चीनी दीजिए, मुझे 2 घंटा चीनी दीजिए, मुझे 2 मिनट चीनी दीजिए, मुझे 2 वाट चीनी दीजिए। क्या इस तरीके से हम लोग बात करते हैं? इसका उत्तर है नहीं, ऐसे हम लोग बात नहीं करते हैं। जब चीनी लेना होगा तो हम लोग बोलेंगे मुझे 2 केजी चीनी दीजिए, मुझे 200 ग्राम चीनी दीजिए। यानी कि उसमें जो 200 हम लोग बोल रहे हैं वह क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। और केजी, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारा जो चीज यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मात्रक। तो कभी भी हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी को दिखाना होता है तो उसमें एक मात्रक यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मात्रक की बात कर ले तो मात्रक अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे केजी भी क्या है? मात्रक है। ग्राम भी क्या है? मात्रक है। ठीक है। लेकिन यहां पर अब हम लोग को सीखना होता है एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई मात्रक। ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम इसका नाम हो गया, जिसके द्वारा एक यूनिट दिया गया है, यानी कि विश्व में वह सब जगह मान्य होगा। यानी 1 मीटर इतना होता है तो विश्व में सभी जगह 1 मीटर इतना ही होगा। और मीटर क्या हो जाएगा? लंबाई का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। यानी यदि हम लोगों को लंबाई को मेजर करना है और पूछ दे कि एसआई यूनिट क्या है, तो हम लोग झट से बोल देंगे मीटर। यदि हम लोग द्रव्यमान यानी वजन को मापना है और बोले इसका मात्रक बताइए, तो जल्दी से बोल देंगे केजी। देखो, लंबाई को किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, किसी भी मात्रक में माप सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के द्वारा इसको मीटर माना गया है। तो मीटर याद रखेंगे। एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या हो गया? केजी। ठीक इसी तरीके से समय का क्या हो गया? सेकंड। तो समय तो घंटा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट में क्या हो गया? सेकंड। ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मात्रा को, द्रव की मात्रा को हम लोग मापते हैं तो मोल से नापते हैं। ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसको तुमको दिमाग में रखना है। बिल्कुल। चलो अब आगे हम लोग यदि बढ़ जाएं तो बस वही बात यहां भी लिखा हुआ है कि एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। ठीक है। क्या होता है? मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यानी मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो मात्रक आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, और भी अच्छे से सीखते जाओगे। तो यहाँ पर आयतन का मात्रक बड़ा होने के कारण आमतौर पर कुछ छोटे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। लेकिन कुछ और मात्रक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इनका भी उपयोग किया जाता है। अब एक बात को याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ देगा कि 1 लीटर कितने बराबर होता है। तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन में।
यही चीज तुमको फिजिक्स में जानना है और मैथ्स में इससे क्वेश्चन आता है 9th क्लास में। तो यहाँ पर अभी एक बात को याद रखना है कि 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, और ये जो स्थान घेरेगा वह क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 लीटर जो स्थान घेरता है वो क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो एकदम इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ जब हम लोग बात करते हैं तो इसको अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ यदि पदार्थ को हम लोग देखें तो दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, दो प्रकार से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला वर्गीकरण क्या हो जाता है, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण क्या हो जाता है तुम्हारा, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, भौतिक वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो यदि हम लोग पदार्थ को देखें तो उसकी अवस्थाओं के आधार पर 5 अवस्थाओं में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। लेकिन ये लास्ट वाला दो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग सिर्फ कितना पढ़ते हैं, 3। यानी भौतिक अवस्थाओं में बांटा जाए तो मुख्य रूप से 3 अवस्था हम लोग पढ़ेंगे, ठोस, फिर दूसरा क्या हो गया द्रव, और फिर तीसरा क्या हो गया तुम्हारा गैस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, ठोस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉलिड हो गया, फिर इसको क्या बोलेंगे लिक्विड हो गया, और इसको क्या बोलेंगे गैस हो गया। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं द्रव और द्रव्य में। ये द्रव मतलब लिक्विड होता है, और द्रव्य यदि लिखा है, द्रव्य लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पदार्थ। इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो द्रव और द्रव्य में कभी भी कंफ्यूज मत होना। द्रव्य लिखा हुआ है यानी कि पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। ठीक है, इसी को मैटर कहा जाता है। और लेकिन द्रव मतलब लिक्विड, ठोस मतलब सॉलिड, और गैस मतलब तो गैस हो गया। समझ में आ गया। अब चलो, अब यदि रासायनिक इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शुद्ध पदार्थ तथा दूसरे को बांटते हैं तो बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ को यदि हम लोग बांटते हैं तो पहले को बोलते हैं तत्व, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक। ठीक है, और इसके बाद समझ में आ रही सारी बातें। और दूसरा अशुद्ध हो गया, क्या हो गया, इसको बोलते हैं मिश्रण। इस प्रकार से हम लोग तत्वों को, इस प्रकार से हम लोग पदार्थ को विभाजित करते हैं। कैसे कैसे विभाजित करते हैं, इस प्रकार से। तो बात आ गया कि हम लोगों को पढ़ना है भौतिक इसका रूप। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देख लो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एक उदाहरण देख लो। जैसे पानी 3 अवस्थाओं में, पानी जानते हो ना, उसको पीते हैं, हाँ बिल्कुल पीते हैं, नहाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। और पानी के बिना जीवन एकदम नहीं चल सकता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में 70% क्या है, वाटर है। तो यहां पर पानी की यदि बात करें तो पानी तीनों अवस्थाओं में तुमने देखा है, बिल्कुल देखा है। जैसे बर्फ के रूप में, पानी को बर्फ के रूप में जब देखते हो तो क्या है, ठोस है। पानी के रूप में देखते हो तो वह क्या है, द्रव है। वाष्प के रूप में देखते हो तो वह क्या है, गैस है। यानी ये पानी जो है तीनों अवस्थाओं में तुमने देखा है। तो भाई पानी तो वही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में कैसे पाया जाता है, तो वह उसका भौतिक स्वरूप हो गया। और उसको भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आ गया पदार्थ के कुछ गुणों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पदार्थ के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं। तो यदि पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखा जाए तो सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वह अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। दिख रहा है ये पदार्थ, मेरा हाथ क्या है, पदार्थ है। ये क्या है, पदार्थ है। ये पूरा क्या है, पदार्थ है। जो भी चीज तुम्हें यहाँ दिख रहा है वो क्या है, पदार्थ है। यहाँ हवा क्या है, पदार्थ है। तो ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, मतलब जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी मतलब पदार्थ है, उसका जब भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये तो यार बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। और ये इतने सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण समझ रहे हो, एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। आगे के उदाहरण में इसको समझाया भी गया है। तो यहाँ देखो,
सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकते। यदि इनके कण को देखना चाहोगे, अब जैसे किसी हवा ही को देखो, तो यहाँ पर ये जो है हवा पूरा एकदम भरा हुआ है, लेकिन इसको देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। समझ गए? तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद इसको मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर अब देखो, पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म या कितने छोटे होते हैं, इसको एक प्रयोग के द्वारा तुम देख सकते हो। जैसे कि तुम्हें क्या लेना है, 100 ml पानी लेना है, और 100 ml पानी में क्या करना है, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिला देना है। याद रखना है वर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है सर? यह एक रसायन है जिसको पानी में डालोगे तो रंगीन कर देगा। बात खत्म, सिंपल सा बात है। अब इस पानी का 10 ml लो। इस पानी का कितना लेना है? 10 ml, और नॉर्मल पानी मिला करके इसको वापस से 100 ml कर देना है। तो बताओ, इसका रंग क्या है? गाढ़ा है। लेकिन जो तुमने इसमें से 10 ml लिया, सिर्फ 10 ml, और फिर नॉर्मल पानी ले करके फिर इस तरीके का मिश्रण बनाया, तो उसमें पानी क्या है? बहुत ज्यादा है। फिर भी देखोगे कि हल्का हल्का ये बैंगनी रंग का हो गया। तो पोटेशियम परमैंगनेट कौन सा रंग प्रदान करता है? तो बैंगनी रंग प्रदान करता है। समझ गए? अब ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला हुआ है, बहुत हल्का रंग है। अब इसमें से 10 ml निकाल दो, और फिर पानी मिला करके इसको 100 ml बना दो। तो देखोगे कि ये जो बीकर है, इसको बोलते हैं बीकर, और ये हो गया टेस्ट ट्यूब तुम्हारा। तो यहाँ पर ये जो बीकर है, इसमें क्या हुआ? इसमें भी हल्का रंग आ गया। अब फिर से वही प्रक्रिया करो तो देखोगे फिर हल्का रंग आ गया। मतलब कई बार इस प्रक्रिया को दोहराते जाओ, तो जरा सोचो कि एकदम थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, उसके बाद इस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, तो कितना ज्यादा, मतलब कितना सूक्ष्म कणों से ये पोटेशियम परमैंगनेट बना होगा। क्योंकि तुम खुद देख रहे हो कि सबसे पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट लिया था हम लोगों ने, एकदम थोड़ा सा लिया था, एकदम थोड़ा सा, और वो पूरे को लाल कर दिया। फिर उसमें से थोड़ा सा पूरे को लाल कर दिया, तो सोच लो कितने सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तो यहां से ये बात तो निष्कर्ष आ गया हमारा कि जो पदार्थ हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण ले सकते हो, डेटॉल तुम लोग जानते हो। तो डेटॉल तुम लोग इसी प्रकार से डेटॉल का प्रक्रिया करोगे तो देखोगे एकदम हल्का सा भी डेटॉल का बूंद पड़ गया एक बाल्टी पानी में, तो पूरे बाल्टी के पानी में गंध आना शुरू हो जाएगा, एकदम हल्का सा डेटॉल। तो सोच लो एकदम छोटा सा डेटॉल खुद ही लिया तुमने थोड़ा सा, और वो पूरे पानी में क्या हो गया, फैल जाता है। तो कितना सूक्ष्म कणों से वो बना होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो बात है इसको तुम याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई बताइए, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछेगा कि यहाँ बताइए पदार्थ के कण। अब तो हम लोगों ने जान लिया कि पदार्थ किसके बने होते हैं, कणों के बने होते हैं। और दूसरा हम लोगों ने ये भी जान लिया कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। दो बात जान लिया। अब यहाँ पर बोलेगा कि जो पदार्थ के कण बन रहे हैं उसके गुण बताइए, उसके अभिलाक्षणिक गुणों को बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो तुमको आंसर 1 2 3 करना होगा। तो पहला क्या है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। पदार्थ के जो कण है उसके बीच में खाली स्थान होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन तीनों बातों को याद रखना है, कोई दिक्कत। इसी को एकदम याद कर लो कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ से बनता है, इसको याद करके रखना है। अब देखो, सबसे पहला को हम लोग यदि पढ़ेंगे तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, पदार्थों के कणों के गुण में क्या देखा, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है।
तो देखो, जो पदार्थ के कण है उसके बीच खाली स्थान होता है, इसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। यानी अणु के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे? अंतर आणविक स्थान। ठीक है। अब इसके लिए यहां पर एक प्रयोग किया गया जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा। तो कैसे पता करेंगे कि पदार्थ के बीच में खाली स्थान होता है? तो देखो, यहां पर हम लोगों ने क्या ले लिया? पानी ले लिया। यहां तक पानी ले लिया पानी। यस सर, पानी ले लिया, आधा गिलास पानी ले लिया। मार्किंग कर दिया कि कहां तक पानी लिया है, मार्क कर दो यहां पर कि कहां तक जल लिया है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, तुम्हें पता है कि जल किस चीज से बना हुआ है? अरे भाई, जल सर छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ये सब क्वेश्चन अब मत पूछिए, मुझे सब याद है कि जल किससे बना है? छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है। तब अब जो जल है यहां तक इसका स्तर है ना, स्तर यहां पर, क्योंकि हम लोगों ने यहां मार्क भी लगा लिया है। अब यहां पर हम लोग जैसे यहां तक जल है तो इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालना है, आधा चम्मच नमक क्या करना है? डाल देना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 1 किलो नमक डाल दो। जैसे ही 1 किलो नमक डालोगे तो ये तो ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन तुमको थोड़ा सा नमक डालना है और इसको क्या करना है? घुमाना है। ठीक है। तब तुम देखोगे कि भाई नमक जब डाला है तो नमक एक्स्ट्रा हुआ ना, पानी जितना था नमक क्या हो गया बच्चा लोग? एक्स्ट्रा हो गया। तो पानी को ऊपर आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था सर, बिल्कुल पानी को ऊपर आना चाहिए था। लेकिन तुम देखोगे कि सर पानी तो ऊपर आया ही नहीं, जहां पर मार्किंग मैंने किया था वहीं तक रह गया। अरे भाई, तो ये नमक कहाँ चल गया? कहाँ उड़ गया? कहाँ घुस गया? इसका उत्तर है कि ये देखो, यहां नमक बीच बीच में जा करके क्या हो गया? बीच बीच में जाकर के घुस गया। तो बोलोगे ये बीच बीच में कहां घुस गया सर? तो ये जो जल है, ये देखो, मान लो कि इस प्रकार से हम लोग जल को बना दें। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा जल का कण। ठीक है ना? तो इस जल के कण के बीच में यानी कि खाली स्थान था। क्या था बच्चा लोग? खाली स्थान था, जिसके बीच में नमक का अणु क्या हो जाता है? समावेशित हो जाता है। नमक का अणु इसी के बीच में घुस जाता है। कहां पर नमक का अणु गया? तो जल के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान था, जिसके बीच में जो नमक के कण हैं वो समावेशित हो जाते हैं। और इस कारण से जल जहां था वहीं रहता है, जल का स्तर नहीं बढ़ता है। तो ये बात क्या प्रूव करता है कि नमक कहाँ गया? नमक इसी में घुस गया, कहीं मिल गया। तो कैसे मिल गया? इसलिए क्योंकि इसके बीच में क्या था? खाली स्थान था। जरा सोचो तुम, एक बेंच में मान लो कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहां खाली स्थान होगा तभी तो तीसरा आकर के बैठेगा। यदि खाली स्थान नहीं होगा तो क्या वहां कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। वही बात यहां भी बोल रहा है कि यदि जल के अणुओं के बीच में खाली स्थान नहीं होता तो नमक जो है सो नमक डालते तो इसका स्तर क्या होता? ऊपर आ जाता। जैसे अब 10 चम्मच नमक डालोगे तो वाजिब है ये ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा। इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थान तो है नहीं ना बीच में। जैसे 2 बच्चों के बीच में 20 बच्चे को तो नहीं ना बैठा सकते हो, एक बच्चा एडजस्ट हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा नमक डालेंगे तब ये प्रयोग हम लोग देख सकते हैं। अब जाकर के 20 चम्मच डाल दिया, सर ने कहा है कैसे नया स्तर बढ़ेगा, अभी स्तर हम बढ़ा कर दिखा देते हैं, वैसे थोड़े ना होता है। यहाँ 20 चम्मच नमक डाल दिए तो पनिया ऊपर आ ही जाएगा, ऊपर क्या गिर जाएगा पूरा। समझ गए? तो अब यहाँ पर इसके बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो बात यदि हम लोग 3 अवस्थाओं की करें, किसकी करें? ठोस की करें, द्रव की करें और गैस की करें, तो देखोगे गैस के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान है। ये देखो, मैंने हाथ को इस तरीके से कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है? खाली स्थान है ना? बिल्कुल। तो गैसों में ये जो खाली स्थान है वह बहुत ज्यादा होगा, लेकिन द्रव में खाली स्थान क्या होगा? कम। और ठोस में खाली स्थान एकदम नहीं के बराबर होगा। जैसे मैंने यहां पर ऐसे किया, आहा क्या बात है, कोई दिक्कत है? नहीं। और यहां पर एक पत्थर रख दो, अब करो, अरे वाह, ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है? ठोस है। और ठोस जो है उसमें जो कण है वो बहुत पास पास हैं।
ठीक है, इनके बीच में उतना स्थान नहीं होता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन में भी तुम लोग इसको पढ़ सकते हो। अब देखो, अब बात आता है दूसरा गुण, जल्दी बता दो। पहला क्या था, खाली स्थान होता है, दूसरा निरंतर गति करते हैं। तो यहां देख सकते हो पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अब देखो, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इस गति के कारण उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी भी कण में, किसी भी चीज में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, उसका गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, ताप बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि इसमें ताप बढ़ाया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, और ज्यादा होगा, यानी उसमें गति क्या होगा, और तेज होना शुरू हो जाएगा। तो बोलोगे कि क्या सर ठोस, द्रव और गैस में सब में एक ही प्रकार का गति होता है? नहीं, गैसों में कणों का गतिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी कण ज्यादा तेजी से इधर उधर मूव करते हैं। तो यहां देख सकते हो इस चेंबर में गैस को रख दिया गया है, और देख रहे हो किस प्रकार से ये गैस क्या कर रहे हैं, ये दीवार पर क्या कर रहे हैं, एक बल्ब को लगा रहे हैं अपने दीवार पर। जो जिसके अंदर, जिस कंटेनर के अंदर इसको रखा गया है, वहां पर क्या कर रहे हैं, ये दाब लगा रहे हैं, और ये इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। समझ में आ गया, नहीं, गति ही कर रहे हैं। अब जो गैस है उसमें कणों की गति क्या होती है, सबसे ज्यादा होगा। द्रव में कणों का गति क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन और फिर ठोस में क्या होगा, ये कणों का गति नहीं के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे बात ठोस, द्रव और गैस में हम लोग लेकर के चलेंगे तो आसानी से चीजों को सीख जाएंगे। और जब ठोस, द्रव और गैस का अंतर करना होगा तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस तुमको क्या करना है, दिमाग में रखना है, याद करना है। तो तीसरा बता दो, तीसरा क्या था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, तो यहां देख सकते हो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। इस बल को अंतर आणविक आकर्षण कहते हैं, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, या संसंजन बल कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि इसी संसंजन बल के कारण, इसी अंतराण्विक बल के कारण जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। समझ में आ गया। तो अब बात है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों कणों के मिले हुए हैं, तो भाई किसमें ये संसंजन बल ज्यादा होगा, किसमें कण ज्यादा पास पास होंगे, या किसमें कण ज्यादा आकर्षण बल से एक दूसरे को खींचेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं ठोस हो गया, फिर द्रव हो गया, और फिर क्या हो गया, गैस हो गया। तो देखोगे ठोस के जो कण हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा आकर्षण बल से क्या करेंगे, पकड़े हुए रहेंगे। जबकि द्रव है, इसमें एक दूसरे कणों का आकर्षण बल ठोस से क्या होगा, कम होगा। लेकिन गैस में ये जो आकर्षण बल क्या है, बहुत कम होगा। समझ गए। यानी कि यदि अंतराण्विक बल के, आकर्षण बल के आधार पर ठोस, द्रव और गैस को सजाने के लिए कभी बोलेगा तो ठोस में ये बल सबसे ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। बिल्कुल यही है आंसर इसका। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज, और ये है विसरण यानी डिफ्यूजन। तो भाई मान लो कि मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाता हूँ, तो ये जो अगरबत्ती का धुआं है क्या पूरे रूम में फैल जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे, सही आंसर। यदि अगरबत्ती यहाँ जलाएगा तो ये पूरे रूम में इसका धुआं क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब एक नया क्वेश्चन, मैंने एक गिलास पानी लिया, और उस एक गिलास पानी में मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल देता हूं, थोड़ा सा नील डाल देता हूं। तो क्या होगा, ये नील यहां पर गया तो क्या यही लटका रहेगा? नो सर, ये क्या करेगा, पूरे पानी में देख लो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर नील का सांद्रता, हम लोग बोलेंगे सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और इधर सांद्रता क्या है, कम है। तो देखो यहां सांद्रता क्या है, ज्यादा, और यहां सांद्रता क्या है, कम। मतलब मात्रा समझ लो, सांद्रता मतलब मात्रा समझ लो।
तो यहाँ पर यह ज्यादा मात्रा में है और इधर कम मात्रा में है, तो देखोगे ये धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाएगा। कब तक फैल जाएगा? जब तक कि इसका सांद्रता पूरे तरफ चारों ओर, जब तक कि एक रूप ना हो जाए, समरूप ना हो जाए। तो इसे क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विसरण या फिर डिफ्यूजन। तो जैसे ही हम लोगों ने अगरबत्ती यहाँ पर जलाया, तो यहाँ पर ये जो अगरबत्ती है उसका धुआं बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये कम मात्रा की ओर क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। यानी जिधर कम सांद्रता है उधर ये जाना शुरू कर जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं विसरण। तो कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, इसका जब विसरण होगा तो ये ज्यादा सांद्रता से कम की ओर जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि साम्यावस्था ना आ जाए, समान ये चारों तरफ ना हो जाए। तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन या फिर विसरण। तो विसरण क्या हो गया? दो भिन्न पदार्थों के कणों का एक दूसरे के साथ अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया और ये अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है, इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही हो रहा है। तो तुम शाम को बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो और फिर अचानक एक खुशबू आता है तुम्हारे नाक में, बोलेगा हा हा हा, कुछ तो अच्छा बन रहा है, कुछ तो अच्छा बन रहा है, ऐसा सोचते हो ना? तो फिर कैसे तुम्हें पता चल रहा है कि भाई कुछ अच्छा बन रहा है? तो बात है कि तुम्हारे किचन से वो जो खाना बन रहा है उसका खुशबू आ गया तुम्हारे रूम में। किसके द्वारा? हवा के द्वारा, यानी विसरण के द्वारा। तो तुम्हें पता चल जा रहा है कि ओ आज तो कुछ बढ़िया बढ़िया बन रहा है। ठीक है, तो यही है डिफ्यूजन यानी विसरण। तो किसी पदार्थ का ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण, जब तक कि साम्यावस्था नहीं आ जाती है। अब चलो विसरण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? द्रव में ठोस, द्रव में गैस और द्रव में द्रव का विसरण संभव है। बिल्कुल संभव है। जैसे देख लो, द्रव में ठोस जैसे देख लो, ये हो गया द्रव मतलब पानी और ठोस मतलब चीनी। तो ठोस, चीनी और द्रव का विसरण होता है कि नहीं होता है? होता है सर, बिल्कुल होता है। तभी तो शरबत पीते हैं हम लोग और नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी मतलब इसमें चीनी और पानी का शरबत बना लो ठोस द्रव का, उसमें नींबू डालो। ठीक है, अब चलो दूसरा, अब सीधे सीधे नींबू पानी ही बना लेते हैं। एक नींबू पानी, तो पानी हो गया, उसमें नींबू का रस डाल दिया, चीनी और वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नींबू का पानी और चीनी। तो द्रव में द्रव का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। अब तीसरा देख लेते हैं, द्रव में गैस का। तो ये जो कोका कोला होता है, कोका कोला, उसमें CO2 घुला होता है कि नहीं होता है? घुला होता है सर CO2। तो वो क्या हो गया? पानी हो गया द्रव, और CO2 क्या हो गया? वो हो गया गैस। तो वो हो गया CO2 द्रव में। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो जल है, जल में तुम्हारा ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जिसके कारण जो जलीय जीव जंतु हैं उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं और जीवित रहते हैं। यानी जल में भी ऑक्सीजन क्या होता है? घुला हुआ होता है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस हो गया सर। और जो जल है वह क्या हो गया? द्रव हो गया। इस प्रकार से तुमने तीनों उदाहरण देख लिए, ठोस में द्रव, द्रव में द्रव और गैस में द्रव का मिश्रण हो रहा है यहाँ पर। समझ गए? और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विसरण। तो ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। वातावरण में गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन तथा CO2 का जल में घुला होना, जिसके कारण जलीय जंतु और पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। तो जो जलीय जंतु हैं वे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उत्तर है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं। अब देखो, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण का दर क्या होगा? अधिक होगा। एकदम सिंपल सा बात है कि द्रव ज्यादा जल्दी विसरित होंगे, गैस उससे भी ज्यादा विसरण हो जाएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उसमें अधिक रिक्त स्थान होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर कर देना कि भाई गैस में गैस का विसरण बहुत तेज होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए गैसों में गैस का विसरण का दर सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच सबसे ज्यादा रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। देखा तो कितने सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और इसका उत्तर भी तुम्हें करना है और इसके साथ साथ तुम्हें आगे पढ़ते जाना है। तो आ गया द्रव की भौतिक अवस्था, यानी ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव और गैस के बीच में हम लोगों को क्या करना है? अंतर करना है। तो हम लोगों ने अंतर तो शुरू में ही देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे इतना अंतर नहीं करना है, 3 से 4 अंतर कर लेना है। समझ गए? तो देखो सबसे पहला अंतर यदि आएगा तो आकार का अंतर आएगा। ठीक है, इधर से मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने 3 4 मैं यहां पर बता दे रहा हूं तुम्हें। देखो, सबसे पहला आकार, सबसे पहला क्या आएगा? आकार। तो ठोस जानते हो ना, ये क्या है? ठोस है। हम लोग क्या है? ठोस है। और फिर ये कैमरा क्या है? ठोस है। सब ठोस है, सब ठोस हैं। सब ठोस थोड़े ना है, जो ठोस चीज है वो ठोस है। ठीक है, जिसका आकार नहीं बदलेगा। देखो आज जैसा है वैसा ही, देखो कल भी देखो वैसा ही है भैया, आगे दिन भी वैसा ही है, यानी आकार नहीं बदल रहा है। यानी आकार क्या होगा? निश्चित होगा। आकार क्या होगा बच्चा लोग? निश्चित। उसे कहेंगे ठोस। तो द्रव का आकार निश्चित होगा नहीं। द्रव को यदि गिलास में डाल दो तो गिलास के जैसा बन जाएगा, और उस ग्लास के पानी को, जैसे 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी को तुम क्या करो? थाली में डाल दो तो थाली के आकार का हो जाएगा। उसको लोटा में डाल दो तो लोटा के आकार का होगा। उतना ही पानी को, पानी उतना ही है, उसको अलग अलग जगह डालो, कटोरा में डालो तो कटोरे का आकार का हो जाएगा। यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, निश्चित। और इस प्रकार से गैस का तो अनिश्चित होगा ही, इसमें तो कोई तुमको शक की बात ही नहीं है कि अनिश्चित होगा। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, यदि बात करें आयतन का, क्या बात करें? आयतन का। तो भाई ठोस का आयतन आज जैसा है वैसा ही कल रहेगा, परसों ऐसा ही रहेगा, उसके नेक्स्ट डे वैसा ही रहेगा। आयतन मतलब क्या हो गया? कितना जगह घेरा है। जैसे तुमने फ्रिज को रखा है आज तो इतना जगह घेरा है, कल देखोगे तो इतना जगह, परसों देखोगे तो इतना जगह। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। यानी ठोस जो है उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित ही होगा। आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। ये बोलोगे आयतन निश्चित कैसे है? ठीक है, आयतन निश्चित कैसे है? क्योंकि जब इसको आयतन निकालेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, जैसे कि ग्लास में तुम पानी रखे हो तो ग्लास में जितना जगह घेर रहा है उतना ही जगह थाली में भी घेरेगा, भले ही वो अलग प्रकार से घेर रहा है। उसको कटोरा में रखोगे तब भी उतना ही जगह को घेरेगा। यानी कि आयतन उसका क्या होगा? निश्चित होगा। आकृति बदल जाएगा, थाली में फैल जाएगा, कटोरा में से सिकुड़ जाएगा, लेकिन उतना ही पानी है, सब जगह उतना ही पानी है। यानी उतना ही पानी है, यानी आयतन उतना ही है। और इसका तो आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझ गए? चलो अब देखना ध्यान से, 2 बात हो गया, पहला बात, दूसरा बात। तीसरा बात देखो, इनके कणों का बीच का दूरी देखो, इनके कण देखो, कणों के बीच का दूरी देखो। तो इसके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, इसके कण थोड़े दूर दूर होंगे और इसके कण काफी दूर दूर होंगे। कोई दिक्कत है? यानी कि इसके कण बहुत नजदीक हो गए, इसके कण थोड़े दूर होंगे और इसके कण बहुत दूर दूर होंगे। हो गया ना 3 डिफरेंस। चौथा, यदि बात करें बल की, किनके अंतर आणविक बल कितना है, यानी कि कणों के बीच का बल कितना है, तो देखोगे इसमें कणों के बीच का बल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? इससे कम होगा। और इसमें कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? बहुत कम, नगण्य के बराबर होगा। तो यही सब बात होगा। तो ये जो कण का रिक्त स्थान यहाँ लिख सकते हैं, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। तो यहाँ खाली स्थान ये बहुत पास पास होंगे, यानी बहुत कम खाली स्थान होगा। इसमें थोड़ा सा दूर स्थान होगा, इसमें बहुत ज्यादा दूर स्थान होगा। तो इस तरीके से ये 4 डिफरेंस तो तुम देख के आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन तुमको नहीं है। बहुत आसानी से ये डिफरेंसेस सिर्फ देख करके किया जा सकता है। अब चलो कुछ और डिफरेंसेस को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ और डिफरेंसेस को यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो अब आ गया एक
दृढ़ता, दृढ़ता। तो जो ठोस होते हैं वे क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, दृढ़, यानी कि जैसे हैं वैसे ही है, वो दृढ़ होंगे। एकदम याद कर लो, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा। द्रव दृढ़ नहीं होते, बह सकते हैं, और गैस भी बह सकते हैं, और इन बहने के गुण के कारण इनको फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं, तरल, तरल होते हैं। द्रव और गैस को क्या बोलते हैं, तरल, यानी फ्लूइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है, ये समझ लिया। और दूसरा समझो संपीड्यता। संपीड्यता मतलब उसको दबाया जा सकता है कि नहीं। तो ठोस की कण एकदम भयंकर रूप से क्या है, पास पास हैं ही, ऑलरेडी हैं, तो और वे दृढ़ भी हैं, तो यानी कि उनके कणों को दबाया नहीं जा सकता, यानी कि संपीड्य नहीं होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो इस तरीके से संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, नगण्य है। द्रव थोड़ा सा इसको दबाया जा सकता है, इसको संपीड्य किया जा सकता है, और गैस काफी ज्यादा संपीड्य किए जा सकते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि जो गैस है उसको संपीड्य करके उसको द्रव में बदल लेते हैं, ठीक है। और हमारे घर में जो टंकी होता है, गैस का टंकी, वो बेसिकली गैस नहीं होता है, उसमें गैस को दबा करके संपीड्य करके उसको द्रव बदल देते हैं, ठीक है ना। सारा बात समझ रहे हो। अब कणों में गति देख लो, लास्ट वाला। तो कणों में देखोगे तो ठोस के कणों की गति कंपन गति होती है और बहुत कम होती है। ठोस के कणों में गति उतना नहीं होता है। द्रव में कणों की गति कम होती है, और गैस में कणों की गति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गति होती है, और अनियमित रूप से वो गति करते हैं। समझ गए। तो इस तरीके से तुम दृढ़ता, संपीड्यता और कणों में गति एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास कितना अंतर हो गया, आए 4, नहीं 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 5, नहीं 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 2 और 7 डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से चित्र को देख लो, और चित्र से तुम 4 अंतर यहां कर सकते हो और 3 अंतर वहां, तो 7 अंतर तुम यहां पर कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है नहीं। तो यहां मैंने बताया अभी तुरंत तुमको कि ये जो तुमको दिख रहा है, द्रव तथा गैस में बहने का गुण होता है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड यानी कि तरल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना, तरल कहते हैं। एकदम VBI क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब देखो, गैसों की संपीड्यता, दबाने की क्षमता ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत होती है, ये तो जान गए कि द्रव को कम दबाया जा सकता है, ठोस को और कम दबाया जा सकता है, लेकिन गैस को बहुत ज्यादा दबाव दिया जा सकता है। इसी कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी कि द्रव के कणों को पास 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 जब लाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, गैस के कण को जब पास लाया जाएगा तो भाई गैस के कण के बीच में खाली स्थान है, तब उनको पास मिलाया जाएगा तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, और उस प्रकार से वो द्रव का भी रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमारे घर में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तथा अस्पतालों में प्रयोग होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां भी वह द्रवित अवस्था में लाया जाता है। वाहनों में युक्त होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके क्या है, उदाहरण है। तो भाई ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, VBI क्वेश्चन है। क्या है, LPG का फुल फॉर्म बताइए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, VBI क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा। वाहनों में उपयुक्त CNG का पूरा नाम बताइए, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, VBI क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो तो यहाँ देखना, अब ये देखो गैस है, इनके बीच का तुम यहाँ दूरी देख सकते हो कितना ज्यादा है, तो इन दूरी को कम भी तो किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये देखो, ये पिस्टन है, इससे दबाव लगाया जाएगा तो ये दूरी कम होगा, और ये देखो गैस के मॉलिक्यूल कैसे पास में आ गए, और दबाव लगाया जाएगा तो और पास में आ जाएंगे, और इस प्रकार से गैस के मॉलिक्यूल जब एकदम सट जाएंगे तो द्रव में बदल जाएगा, ये तो तुम जानते ही हो। इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि मान लो बहुत सारा किताब है, इधर उधर इधर उधर फेंका हुआ है सब, लेकिन सब किताब को जब, तो पूरा रूम ही छेक करके रखा, पूरा रूम को घेर करके रखा हुआ है, लेकिन उन सब किताब को एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो एकदम छोटा सा जगह को घेरेगा,
है ना। पहले पूरे रूम में पसरा हुआ था, फैला हुआ था, पड़ा हुआ था। अब उन सबको पास में लाओगे तो छोटा सा जगह घेरेगा। ठीक यही बात यहाँ भी समझना है। तो इस प्रकार से ये तुम यहाँ समझ सकते हो। चलो अब नया बात सीखेंगे। तो अब कुछ नया बात इस तरीके से देख सकते हो, एकदम याद करने वाला ही पॉइंट है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम लोग को देखना है। तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन भी टॉपिक होता है और इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। तो देखो, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन शुरू में ही मैंने बता दिया था कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, तीन अवस्थाओं में पाया जा सकता है। कौन कौन अवस्थाएं हो सकती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि मान लो पानी का बात करेंगे, पानी बर्फ के रूप में रहेगा, पानी के रूप में रहेगा और गैस के रूप में रहेगा। तो यहाँ देखो, जब पानी ठोस के रूप में है यानी बर्फ के रूप में है तो कितना पास पास इसका कण है, देख लो यहाँ। और जब द्रव के रूप में है तो इसका कण कितना दूर दूर है, और जब गैस के रूप में है तो इसका कण कितना दूर दूर है। तो कणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस होते हैं। तो जब कण है उनके बीच का दूरी, मतलब ठोस है उसके बीच का दूरी यदि हम किसी प्रकार से बढ़ा दें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव के बीच का दूरी बढ़ा दें तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। सीधा सीधा बात है। तो ये कैसे होता है? ये दो तरीकों से होता है, वो हम लोग आगे जानने वाले हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बात यहाँ कर लेते हैं। जैसे ठोस की बात करें, यहाँ देखो, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बर्फ के रूप में पानी रहेगा। कमरे के तापमान पर जो पानी है वह मुख्यतः द्रव अवस्था में रहेगा, और 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पर यह किस रूप में रहेगा? भाप के रूप में रहेगा। समझ गए? तो इस तरीके से ठोस, द्रव और गैस के रूप में पानी हमारा मिलेगा। अब यहां से तुम्हारा एक चीज मैं यहां बता देता हूं, Kc 273, ये देखो ये क्या है सर? तो ये एक फार्मूला है जिसके द्वारा हम लोग केल्विन और सेल्सियस दोनों को आपस में बदलते हैं। तो बोलोगे इस केल्विन क्या होता है? तो केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। मात्रक मैंने बताया ना, जैसे कि तुमको बुखार लगेगा तो कोई पूछेगा, ए भाई, ए दोस्त, कितना बुखार है? तो तुम बोलोगे हमको 2 किलोमीटर बुखार है, ऐसे बोलोगे? या बोलोगे हमको 2 किलो बुखार है, ऐसे बोलोगे? बेवकूफ कहेगा कि नहीं कहेगा? बेवकूफ कहेगा। तो तुम क्या बोलते हो कि हमको 37 डिग्री सेल्सियस बुखार है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ऐसे बोलते हो ना कि 98 डिग्री बुखार है। सुने हो 104 डिग्री बुखार है ओकरा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो गया। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर को मापते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं और केल्विन में मापते हैं। तो जो केल्विन हो गया, ये क्या हो गया? इसका एसआई यूनिट हो गया, टेम्परेचर का, तापमान का। और फ़ारेनहाइट को हम लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, सेल्सियस तुमको पढ़ना है तो समझ लो। तो ये Kc 273 यही इसका फॉर्मूला है। अरे सर क्या फॉर्मूला है? देखो, K बराबर C+273, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। यानी कि इसमें डिग्री सेल्सियस दिया होगा या केल्विन दिया होगा, इन दोनों को तुमको क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो यहां पर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को, देखो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है ना, बोलेगा इसको केल्विन में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे? तो हम लोग फार्मूला लिख देंगे, K बराबर C+273। तो C है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, और प्लस लिख देंगे 273। ठीक है? तो ये 100 + 273 क्या हो गया? 373 केल्विन। क्या हो गया? 373 केल्विन। समझ गए बात को? यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब तुम चला उल्टा करके देखो। अब तुम बनाओ कि 373 केल्विन है, केल्विन बराबर कितना है? 373। इसको डिग्री सेल्सियस में बदल दीजिए। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, Kc 273, यहाँ बराबर और यहाँ क्या है? प्लस। तो K दिया हुआ है 373 बराबर C+273। अब यहाँ पर C निकालना है तो इसको इधर घटा देंगे, तो C बराबर 373 - 273 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए इस बात को?
तो यहाँ केसी 273 याद रखना है और उससे हम लोग को यहाँ चेंज करना सीख लेना है। इस प्रकार से तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पानी बर्फ के रूप में कब रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस अवस्था में होगा, जल्दी बता दो। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम का टेम्परेचर हम लोग मानते हैं, तो उसमें वह द्रव अवस्था में होगा। तो जल्दी बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो किस अवस्था में होगा, तो वाष्प के रूप में होगा, यानी उबलेगा तो वाष्प के रूप में होगा। ठीक है, तो पानी को जब उबालना शुरू हम लोग करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। तो आगे पढ़ाया जाएगा। तो भाई अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक क्या है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। यानी पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जो बदल रहा है उसी को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। तो ये अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो तापमान में बदलाव और दूसरा दाब में परिवर्तन। तो तापमान में बदलाव ये तो तुम रोज देखते हो कि तुम बर्फ रखे हो, बर्फ गर्मी आएगा उसमें तो पिघल करके पानी बन जाता है, और पानी को गर्म करोगे चूल्हे पर रख के तो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस डेली देखते हो कैसे, तापमान में परिवर्तन के कारण। अब देखेंगे दाब में परिवर्तन। तो अभी तुरंत दिखा दिया कि जो गैस था उसके कण दूर दूर थे, तो जब उसको दबाया, दाब लगाया जाएगा तो उसके कण पास पास आ जाएंगे, यानी कि वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। जो गैस है वह द्रव में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, अवस्था परिवर्तन है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला तापमान में परिवर्तन के द्वारा अवस्था परिवर्तन। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कैसे बदलेगा, तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि जब ठोस को गर्म किया जाएगा तो वह उसके कण क्या होंगे, उसके कण में ऊर्जा मिलेगा, तो ऊर्जा मिलेगा तो कण दूर दूर जाएंगे। ये बात याद रखना कि जब ठोस किस चीज से बना है, ठोस कण से बना हुआ है, तो जब उसमें हम लोग तापमान देंगे, उसको ऊष्मा देंगे, तो उसके कणों में ऊर्जा आ जाएगा, और जैसे ही ऊर्जा आएगा वो इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएगा, और इस कारण से वह द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ठोस से द्रव में कैसे बदल रहा है, जब उसमें ऊर्जा दिया जा रहा है तब। तो ये ऊर्जा जा कहाँ रहा है, तो जो ठोस एक दूसरे को एकदम कस के अंतर आणविक बल के द्वारा पकड़ा हुआ है, उस बल को ये कमजोर कर रहा है। ये जो यहां से हम लोग तापमान दे रहे हैं नीचे से, या इस बल को क्या कर रहा है, कमजोर, और इस कारण से ये जो कण है फिर ये दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, और दूर दूर होंगे तो द्रव में बदल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से द्रव में यदि ऊष्मा दिया जाए तो उसके कण में और ऊर्जा मिल जाएगा, तो वो और दूर दूर हो जाएंगे। तो यदि तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि ठोस का कण है, द्रव का कण है और गैस का कण है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा या सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें है, क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो। बहुत अच्छे, इसमें सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें है, द्रव, अरे गैस के कणों में है। तो गैस के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे ज्यादा। भी क्वेश्चन है, याद रखना। चलो देखते हैं। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उष्मा का अवशोषण होता है, जिससे उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ने के कारण ठोस के कण स्वतंत्र होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऊर्जा भी बढ़ रहा है। ठोस का तापमान बढ़ते रहने पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ठोस के जो कण है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होने लगेंगे, और फिर क्या बनेगा, द्रव का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए सारा बात। अब देखो, अब गलनांक किसे कहते हैं, भी क्वेश्चन है, याद कर लेना। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। मतलब जब ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका गलनांक हो जाएगा। जैसे कि 273.16 केल्विन, बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संगलन।
यानी कि ठोस से जब द्रव में बदलेगा तो वही संगलन कहलाएगा। याद रखना, इन सब बातों को याद रखो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संगलन क्या है, तो यही है संगलन। अब हम लोग देखेंगे गलन की व्याख्या। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, और यहां पर हम लोग बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे तो बहुत आसान भी है। ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। यहां पर देखना, यहां पर बर्फ का टुकड़ा इस तरीके से ले लिया गया है। ठीक है, तो बर्फ का टुकड़ा ले लिया गया है और इस बीकर में ले लिया गया है, और यहां पर थर्मामीटर लगा दिया गया है। तो थर्मामीटर में बर्फ का टेम्परेचर कितना शो करेगा? तो वाजिब है कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, तभी तो ये बर्फ है। तुम्हें पता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। और द्रव क्या रहेगा? उससे ज्यादा यदि होता है तो द्रव रहेगा, और भी गैस में ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो बात है यहां पर कि ये जो ठोस है, इसको मैं यहां दिखा देता हूं। ये इस तरीके से बर्फ का जो कण है वो ये है, बर्फ का कण है। यहां देखो, ये इस तरीके से बर्फ है, और बर्फ के कण को मैंने यहां पर तुम्हें दिखा दिया। ये देखो ऐसा ही ऐसा बर्फ डाला हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे हैं ये बर्फ के कण हैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ये देखो बर्फ यहां पर है, क्या है? बर्फ। और बर्फ, एक बर्फ को मैंने निकाला, उसके कण को यहां पर बना दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। तो अब बात आता है कि यदि यहां पर इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, तो चलो अभी यहां पर सब मैंने अपरेटस लगा दिया, और इसको यहां खोल दिया, और इसको जला दिया। जला दिया, तो जला दिया, तो ये जो टेम्परेचर है इसको जा रहा है टेम्परेचर। तो बताओ ये टेम्परेचर, ये जो गर्मी है कहां जा रहा है? ये बर्फ के द्वारा अवशोषित हो रहा है। ठीक है, तब ध्यान से सुनो, तब ध्यान से जरा सोचो यहां पर कि सर इसमें टेम्परेचर जा रहा है, तो ये जो थर्मामीटर है इसमें ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री दिखा रहा है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बता दो। तो आप देखोगे कि ये क्या है? ये है बर्फ। तो यदि हम लोग बर्फ को यहां पर मैं लिख दूं बर्फ है, और बर्फ कितना पर है? ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसमें समझ में कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर इसको क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। बच्चा लोग देख लो ध्यान से, बर्फ को ही क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। तो यदि ऊष्मा देंगे तो ये ऊष्मा, ये बर्फ अवशोषित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। और करने के बाद ये फिर किस में बदल गया? द्रव में। और द्रव को थोड़ा दूर दूर में कणों को यहां पर दिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा द्रव। किस में बदल गया? द्रव में। तो भाई बर्फ किस में बदल गया? द्रव में। कब बदल रहा है? जब इसको ऊष्मा दिया जा रहा है। तो बात यह है कि क्या यहां पर ये जो थर्मामीटर में शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, अभी भी उतना ही पठियांक है या बढ़ गया? तो तुमको क्या लगता है भाई? नीचे से जब गर्मी दिया तो ये तो इसका टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? तो तुम बोलोगे यस सर ये तो बढ़ेगा, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये तो बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन तुम देखोगे यह जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, यानी ये बढ़ नहीं रहा है। जितना तापमान शुरू में था उतना ही अभी है। ठीक है, तो बोलोगे ये कैसे हो रहा है भाई? इसमें तड़ातड़ ऊष्मा दिए जा रहा है, और ऊष्मा जब दिया जा रहा है तो ये बर्फ जो है सो पिघल भी रहा है, और द्रव भी बन रहा है। लेकिन यहां पर ये जो तापमान है वह निश्चित है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन थोड़ी देर बाद और यदि हम लोग हीट को देंगे, और हीट को देंगे, तब टेम्परेचर धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ना शुरू हुआ। कुछ देर बाद ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। कब? जब ये सारा बर्फ पिघल करके द्रव में बदल गया तब। और उसके पहले वो नहीं बदला, जितना था उतना ही टेम्परेचर है। तो क्या इसका आंसर तुम सोच सकते हो कि भाई वो जो ऊष्मा था वो कहां चला गया? कहां ऊष्मा चला गया? जब ये टेम्परेचर यहां बढ़ ही नहीं रहा है तो ऊष्मा गया कहां? क्या इसका आंसर कर सकते हो? तो इसका आंसर यहां छुपा हुआ है, गुप्त है। इसका आंसर भी गुप्त है। ये देखो आंसर क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है कि ये जो इस ऊष्मा गया, ये ऊष्मा इसके कणों में घुस गया, या फिर बोलेंगे कि कणों के बीच के दूरी को बढ़ाने में
यूज हो गया, उपयोग हो गया। यानी कि इस ठोस के कण के बीच का दूरी जो है सो बढ़ेगा, तो वो क्या में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। यानी ये जो ऊष्मा, सारा का सारा ऊष्मा सोख लिया गया किस चीज में, तो वो ठोस से द्रव बनाने में वो ऊष्मा का उपयोग किया गया, ठोस से द्रव में। इसी कारण से यह टेम्परेचर में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिला। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझो कि जो ठोस था, बर्फ था, उसमें जो कण थे वो एक दूसरे को बहुत मजबूती से बांध करके रखे थे। तो ये जो ऊष्मा गया, उस वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो आकर्षण बल है, उसको तोड़ने में वह ऊष्मा उपयोग में आ गया। वह ऊष्मा इसका तापमान में वृद्धि नहीं किया, वह ऊष्मा उसी में लग गया, सारा ऊष्मा उसी में खत्म हो गया। तो भाई जो ऊष्मा ज्यादा होता तब ना फिर टेम्परेचर बढ़ता, यही कारण है। यहां पर ये ऊष्मा छुपी हुई है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा इसका नाम होता है, लैटेंट हीट नाम होता है। यानी ऊष्मा तुमको दिख ही नहीं रहा, अरे गया कहाँ, कहाँ गया? टेम्परेचर में तापमान नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? गया कहाँ ऊष्मा? उड़ गया, गायब हो गया, कहाँ घुस गया? तो घुस गया, इसमें घुस गया, ठोस से द्रव में बदलने में वो यूज हो गया, उपयोग में आ गया। समझ गए? तो यही है इसका उत्तर। तो यहां से एक नया नाम मिला हम लोगों को, और वो क्या है? गुप्त ऊष्मा। और यहां पर क्या हो रहा था? ठोस से द्रव हो रहा था, तो ठोस से द्रव में गलन हो रहा था। यानी कि ठोस से द्रव में गलन होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे गलन की ऊष्मा, या संगलन की गुप्त ऊष्मा, या प्रसुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। समझ गए? तो इसका परिभाषा देना पड़ेगा, तो परिभाषा थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना होगा। तो बोलता है वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब क्या हो गया कि जितना दाब यहां पर है ऑलरेडी, वही दाब पर, दाब को ना बढ़ाया गया ना ही घटाया गया, उसी दाब पर बोल रहा है 1 kg ठोस को, यानी 1 kg ठोस लेना है, उसके गलनांक पर उसको द्रव में बदलना है। यानी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा का आवश्यकता होता है, जितना किस चीज का? ऊष्मा का आवश्यकता होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, या संगलन की गुप्त ऊष्मा। समझ गए? 1 kg ठोस होना चाहिए, 1 kg ठोस होना चाहिए, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वह दाब होना चाहिए जिस पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा, या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। समझ गए इस बात को? बस बहुत आसान है। अब देखो, अब द्रव अवस्था से वाष्प में बदलने में भी यही होगा। ध्यान से समझो कि जो द्रव था उसको जब वाष्प में बदल रहे हैं, तो भी यहीं पर गुप्त ऊष्मा यहां भी आ जाएगा, क्योंकि द्रव में जो कण हैं वो पास पास हैं, और उससे गैस बनना है तो उसके कणों के आकर्षण बल को उसको तोड़ना होगा, और उसके कणों के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। और वो ऊर्जा वह वहीं पर उस ऊर्जा को सोख लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, और वो हम लोगों को नहीं दिखेगा, छुपा हुआ रहेगा, गुप्त रहेगा। इसलिए उसको गुप्त ऊष्मा नाम ही रख दिया गया है कि भाई दिखेगा नहीं तुमको। थर्मामीटर ले जा करके देखोगे तो बोले अरे थर्मामीटर का तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये ऊष्मा गया कहाँ? वेयर इज इट? कहाँ चला गया? ये तो छुपा हुआ है, ये तो गुप्त है। अरे भाई इसीलिए तो नाम है इसका गुप्त ऊष्मा। समझ गए? तो जब हम द्रव में ऊष्मा देंगे तो द्रव के कण तेजी से गति करते हैं और फिर क्या बनते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़ देगा और स्वतंत्र होगा। तो उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ये सारा ऊष्मा उसमें लग जाएगा, और यदि तुम थर्मामीटर लगाए हो तो उसमें दिखबे नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। समझ गए? और इसके बाद यहां पर एक गुप्त ऊष्मा हो जाएगा तुम्हारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। उसका नाम क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा।
ठीक है, वैसे ही एकदम सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को, द्रव रहेगा कितना रहेगा, 1 kg द्रव को, 1 kg द्रव को वाष्प में बदलना है। किस में बदलना है, वाष्प में बदलना है। वाष्प में वायुमंडलीय दाब है तुम्हारा, और इसमें कुछ ऊष्मा देना होगा। क्या देना होगा, ऊष्मा। और यही जो ऊष्मा इसमें देंगे हम लोग, इसी को क्या कहेंगे, यस, यहाँ नया नाम हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, इसका परिभाषा बहुत आसान है कि वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखा तुमने कितना आसान है। तो देखो यहाँ पर जब परिभाषा को याद करते हैं तो छोटे 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 टुकड़ों में उसको बांट करके पढ़ो, और उसका एक फ्लो चार्ट बना दो, दिमाग में उसको बैठाओ, तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तुमको बताया, क्या बताया, जो जो बातें लिखी है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तुम्हारा वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। भारी है, अरे एकदम आसान है। चलो अब हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके कठोर, अब देखो ये थोड़ा सा वर्ड यूज कर देना है, जैसे वहां गलनांक यूज किया था, यहाँ क्वथनांक यूज कर देना है। उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वथनांक क्या हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो अब वायुमंडलीय दाब बार बार क्यों कह रहा है, क्योंकि जो दाब है उसको यदि बढ़ा देंगे, दाब को यदि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो बॉयल क्या होगा, पहले ही उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अपना प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, दबाव को बढ़ाते हैं तो जल्दी खाना पक जाता है। तो यहाँ पर उस तरीके का दाब का नहीं बात कर रहा, बात बोल रहा है दाब, नॉर्मल दाब जो वायुमंडलीय दाब लेंगे उसी पे बोल रहा है। देखो जल का क्वथनांक क्या हो गया, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तो तुरंत सिखाया था कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 373 केल्विन होगा। तो यही सब तो बात याद करना होता है, समझ गए। तो चलो अब देखते हैं, यहां देखना 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, वाष्प जो होगा उसके कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। यानी कि यहां पर लिख दिया वाष्प और यहां पर लिख दिया जल, ठीक है, और यही दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस और ये दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखना जो जल है, ठीक है, जल से वाष्प बन रहा है, जल से क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। तो टेम्परेचर तो वही रह गया, टेम्परेचर क्या हो गया, वही, और यहां पर ऊष्मा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और ये ऊष्मा को जल क्या कर रहा है, सोखते जा रहा है, सोखते जा रहा है। क्यों सोख रहा है, पता चल गया ना, ताकि उसके कणों के बीच की दूरी को क्या करे, बढ़ा सके। यानी जल में बहुत सारा ऊष्मा सोखते 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 वाष्प बन गया। यानी ये जो सारा ऊष्मा है, ये सारा ऊष्मा किस में है, ऊष्मा वाष्प में घुस गया है। ये जो ऊष्मा दे रहे हैं ये सब का सब ऊष्मा कहाँ चला गया, वाष्प में है, अभी मौजूद है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा था, नहीं, टेम्परेचर वह तो वही था सर, जितना था शुरू में वही था। यानी 100 डिग्री पर ये है तो 100 डिग्री पर भी ये भी है, दोनों उतना ही टेम्परेचर पर है। लेकिन जितना वो जो हम लोग हीट दिए हैं, जितना उसको ऊष्मा दिए, उस सब वो अवशोषित कर लिया है ये वाष्प। यानी वाष्प में बहुत ज्यादा ऊष्मा है कि नहीं है, है सर। जल में ऊष्मा उतना ज्यादा नहीं है, वही टेम्परेचर है, 100 डिग्री पर ये भी है, 100 डिग्री पर ये भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा है। क्यों, अभी तो बताया यार कि ये जो जल है उसको वाष्प बनाने के लिए जो ऊष्मा दिए, वह ऊष्मा उसको सोख लिया कणों के बीच के दूरी को बढ़ाने के लिए।
लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, यानी यहाँ पर थर्मामीटर यदि लगा दिए थे तो थर्मामीटर में कोई भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। समझ गए? तो यही कारण है कि वाष्प में ज्यादा ऊर्जा है, और वाष्प से यदि कोई जल जाता है तो वह बहुत ज्यादा उसको आघात करेगा, जबकि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से कोई जलता है तो उतना उसको अफेक्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो यही लिखा हुआ है कि भाप में ज्यादा ऊष्मा है, बशर्ते पानी के वही तापमान होने पर भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प के कण में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है ऊष्मा, ढेरे ऊष्मा इस सोख के रखा है। कौन सोख के रखा है? वाष्पवा सोख के रखा है। पनिया तो बेचारा उसमें जितना टेम्परेचर तो उतना ही है दोनों का, लेकिन वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा एकदम छुपा हुआ है। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन छुपा हुआ है, और अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करके वह रखा है, इसलिए उसका जो प्रभाव है वह क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी उसमें ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हूं, सब तो समझ में आ गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल में ज्यादा ऊर्जा है कि वाष्प में ज्यादा ऊर्जा है? बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना। इतना सीधा सा क्वेश्चन है, इतना पढ़ा भी दिया। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? यहां से हम लोगों ने सीखा कि जो ठोस है उसमें हम लोग गर्मी देंगे तो द्रव में बदल जाएगा, ऊष्मा देंगे तो द्रव में बदल जाएगा। जो द्रव है उसमें ऊष्मा देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? लेकिन अब एक तुमसे क्वेश्चन कि पानी से बर्फ बनाना है तो वो कैसे बनता है? और वो तो तुम सब जानते हो कि सर फ्रिज में कर ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ठंडा, शीतल कर देंगे तो बर्फ बन जाता है, जानते हो ना? तो ठीक इसी तरीके से गैस से भी द्रव बनाने के लिए उसको क्या कर देते हैं? ठंडा, गरम और ठंडा। गरम करोगे तो इसे और ठंडा करोगे तो इसे। तो भारी लग रहा है? नहीं सर, इतना आसान है, भारी कहाँ से लगेगा, बहुत आसान है। चलो अब देखो, अब क्या कर रहा है? वीवीआई एक टॉपिक है, वीवीआई बहुत आसान है, बहुत आसान, सबसे आसान है, लेकिन वीवीआई है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन को समझने के लिए जाओ अपने बाथरूम में। बोलोगे सर बाथरूम में क्यों घुसा रहे? अरे ठीक है, चलो जाओ अपने अलमीरा में। बोलोगे अलमीरा में काहे ले जा रहे हैं? देखो, तुम्हारे घर में नेफ्थलीन का गोल गोल इस तरीके से गोली तुम्हारे अलमीरा में रखा होगा, है? तो जाकर के देखो। या फिर बाथरूम में इस तरीके का एक टंगा होता है तुम्हारे घर में, जो कि वहां से गंध को निकालता है, दुर्गंध को निकालता है? नहीं है? तो देखो, यदि होगा तो तुम देखोगे कि ये जो नेप्थलीन का गोली है, जिसको फेनाइल के गोली भी तुम लोग कहते हो, या बाथरूम में इस तरीके से ये लगा होता है, वह क्या होगा कि वह ठोस होगा। ये तो ठोस है ना भाई, तुम जानते हो ना कि ये क्या है? ठोस है। या भाई इससे अच्छा तुम पूजा रूम में चले जाओ, पूजा रूम में भी तुमको कपूर मिलेगा। क्या मिलेगा? कपूर। कपूर मिलेगा इस तरीके से। तो कपूर क्या है? ठोस है। अब एक प्रयोग तुम करो, इसको कपूर को ला करके अपने रूम में रख दो, और कुछ दिन बाद उसका निरीक्षण करो तो देखो कपूर तो उड़ गया। कपूर क्या हो गया? उड़ गया। या फिर कहावत भी सुने हो कि कपूर है जो उड़ जाओगे। समझ गए? तो ये क्या कह रहा है? बात ये होता है कि ये जितना भी चीजें हैं, ये है ठोस से सीधे ये गैस से बन जाता है, द्रव में बदलबे नहीं करता है, सीधे सीधे गैस में उड़ जाएगा। यानी ये बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही ठोस से गैस बन जाएगा, या गैस अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। यही है सब्लिमेशन, या फिर क्या है? ऊर्ध्वपातन। कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर, गर्म किया जाए मान लो, तो ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये वाष्प में बदल जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस से गैस। और इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं।
लेकिन ये तो तुम जान गए, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है एग्जाम में। अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं नौसादर, आयोडीन, कपूर, और फिर तुम्हारा ये सारा तुम्हारा नेप्थलीन का गोली, इस सब को तुमको याद करके रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। अब चलो, अब हमारा एक प्रोसेस आ गया संघनन। तो किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर वे द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। अरे भाई, वाष्प को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे, है ना। तो उस सब को मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर देखना। लेकिन एक पॉइंट अभी छूट रहा है, यहां पर उसको हम लोग देख लेंगे। तो एक पॉइंट होता है कि ठोस CO2, ठोस CO2 को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। शुष्क, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें, बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि ठोस CO2 को, जो कि ठोस अवस्था में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो यहां पर एक इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि ठोस CO2 को यदि कागज पे रख देंगे तो कागज नहीं भींगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ठोस, शुष्क बर्फ बोलते हैं। बर्फ के जैसा है लेकिन शुष्क है। और इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ जो ठोस शुष्क बर्फ है, ये ठोस CO2 होता है, और ये जो ठोस CO2 बनता है, इससे द्रव अवस्था में आए बिना ये डायरेक्ट क्या हो सकता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ सब्लिमेशन होगा, और जो ठोस CO2 है डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? यस, वो गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वो द्रव में आएगा तब तो किसी चीज को भींगाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? शुष्क बर्फ, यानी कि ड्राई आइस भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। यहां बोल रहा है, जब वायुमंडलीय दाब पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैंने बताया तुम्हें, हो तो ठोस CO2 द्रव में अपरिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है। तो भाई, द्रव में परिवर्तित हुआ नहीं तो कैसे किसी चीज को गीला कर सकता है? यानी वो शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। समझ गए सारी बात को? अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में अब ये चार्ट तो महा VBI है, तुमको पता है कि ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको यदि तुमने याद कर लिया तो तुम्हारा 3 नंबर पक्का है चैप्टर नंबर 1 में। तो ये तो तुम्हें याद भी है, याद भी है। यहां देख लो, जैसे कि देखो, सबसे साधारण चीज मैं बता रहा हूं, द्रव है। द्रव है जैसे पानी है, तो पानी का वाष्पीकरण होगा तभी तो वो गैस में बदलेगा। कितने लोगों को पता है? मुझे लगता है तुम सबको पता है कि जो द्रव है उसका वाष्पीकरण प्रोसेस होगा, ये प्रक्रिया है, तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और जब गैस संघनित होगा, अभी तुरंत पढ़ा है संघनन, तो जब गैस की बूंदे आपस में ठंडा होकर के गैस के जो कण है मिलेंगे तो आपस में द्रव में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं संघनन। तो ये हो गया वाष्पीकरण, इधर से क्या हो गया? संघनन। एकदम आसान है। अब यहां पर देखो, यहां ठोस से द्रव में बदलना अभी तुरंत पढ़ा है कि संगलन, संगलन की गुप्त उष्मा पढ़ा था, तो संगलन हो गया, गलन हो गया, संगलन हो गया। यानी ठोस से द्रव में गलन होगा, संगलन हो जाएगा। लेकिन द्रव से ठोस बनना तो जमना होगा, जमेगा तभी तो बर्फ बनेगा, या फिर तुम्हारा दूसरा पदार्थ जम के भी ठोस बनेगा, तो ये हो गया जमना। और ये भाई, तो ये तो याद ही है कि ठोस से गैस में बनना भी ऊर्ध्वपातन है, और इधर से भी ऊर्ध्वपातन है, लेकिन निक्षेपण भी एक वर्ड दिया है, तो इसको भी याद कर सकते हैं। समझ गए? तो ये चार्ट VBI है तुम्हारा, इससे एग्जाम में एकदम समझ लो कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब देखो, दाब के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो अभी शुरू में ही बताया था कि ताप और दाब दो कारणों से जो पदार्थ है उसका अवस्था में परिवर्तन होगा। तो यहां पर दाब के द्वारा हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, मान लो, यहां मैं चित्र पहले दिखा दे रहा हूं तुम्हें तब समझाता हूं। यहां देखो, मान लो कि ये गैस है, यहां इस तरीके से देखो, तो गैस के कण क्या हैं? दूर दूर हैं।
तो जब गैस के कण दूर दूर हैं तो उनको पास यदि ले आया जाए, उनको पास लाया जाए, तो कैसे लाया जा सकता है? यदि उस पर दबाव बनाया जाए, तो यदि यहाँ पर दाब लगाया जाए, तो देखो दाब यहाँ पिस्टन के द्वारा क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, ये पूरा बंद है सिस्टम, तो ये दाब लगाएगा तो ये जो तुम्हारा कण है ये पास पास सब आ जाएगा, और दाब लगाएगा तो ये एकदम कण पास पास आ जाएगा। इस तरीके से ठोस से द्रव, गैस से द्रव, द्रव से ठोस अवस्था में बदल हम लोग सकते हैं। कैसे? यदि कणों को पास ले आए तब, यदि नहीं ला पाएंगे तो बदल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से दाब के द्वारा अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना, यहां देख लो, तो यहां देखना, दाब लगाकर संपीड़न करने पर गैस द्रव में बदल जाती है तथा इसे सिलेंडर में भरा जाता है। तो ठोस में तो हम लोग नहीं बदल पाएंगे, लेकिन द्रव में जरूर बदल लेते हैं दाब लगा करके। तो जैसे बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हम लोगों ने देखा एलपीजी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इस पर दाब लगाया जाएगा तो गैस से क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इस पर दाब लगाया जाएगा तो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। हम जानते हैं कि जब पदार्थ के कण बहुत पास पास आ जाते हैं तो ठोस रूप में होते हैं, उससे कुछ दूर होते हैं, तो ये तो सब जानते ही हो। दाब के द्वारा कणों के बीच की दूरी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यही सब बात है। दाब लगाने पर कणों के बीच दूरी घट जाती है। किसी सिलेंडर में गैस को भरने के लिए दाब बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि गैस संपीड़ित हो जाता है और द्रव में बदल जाता है। यही सब बात यहाँ लिखा हुआ है, तो तुम इन सब बात से परिचित भी हो। ठीक है ना, तो यही सब बात लिखा हुआ है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता देता हूं, ये तो हम लोगों ने सीख ही लिया, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख ही लेते एक बार और, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है तो यह ठोस के रूप में बदल जाती है। यानी उच्च दाब पर यदि CO2 को रखेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहेंगे। ठोस CO2 का दाब कम करके यदि सामान्य वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो ठोस जो है वह द्रव अवस्था में बिना आए किस में बदल जाएगा, गैस में। इसलिए इसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो कितनी बार बता दिया एक ही बात को, तो तुम्हें दिमाग में आ भी गया होगा ये सारा बात। चलो अब ATM यानी एटमॉस्फेरिक गैस के दाब के मापन का मात्रक है। ठीक है, ATM, और दाब का SI मात्रक तो पास्कल है, ये भी जानते हो। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या हो गया, 1 गुना 10 का पावर 5 पास्कल, यानी 10 का पावर 5 पास्कल भी हम लोग कहेंगे। तो वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य दाब कहेंगे। तो यही तुमको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। तो भाई लोग आ गए अपने लास्ट टॉपिक की ओर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है, वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन। तो वाष्पीकरण क्या है देख लो यहाँ। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। भी है क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ध्यान से सुनो सारी बात को। पहला चीज कि कब द्रव से गैस में परिवर्तन होना शुरू होता है। यूजुअली जब हम लोग क्या करेंगे कि किसी द्रव को हीट देना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, जब गर्मी को सोखेगा तो वाष्प में बदलना शुरू होगा। और देखोगे कि जब क्वथनांक पे आएगा यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो एकदम वाष्प में पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यूजुअली द्रव को देखोगे कि उतना टेम्परेचर नहीं है, उसके पहले भी ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि तुम घर में देख सकते हो, घर में एक थाली लो, थाली में पानी को रख दो और उसको कहीं भी रूम में रख दो, तो रूम का टेम्परेचर तो जानते हो कि 25 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा, कहीं गर्मी में 45 डिग्री होगा, 100 तो होगा नहीं, समझ रहे हो ना, 100 डिग्री तो नहीं होगा। तो उसको रूम में कहीं रख दो, लेकिन कुछ दिन बाद निरीक्षण करने आओगे तो देखो कह रहे ये तो उड़ गया, सब पानी उड़ गया। तो भाई वो कैसे उड़ा, उस प्रोसेस को कहेंगे वाष्पीकरण। या तुम कपड़ा सुखा रहे हो, तो घर में भी कपड़ा सुखाया जाता है रूम में, तो रूम में कपड़े को डाल दो, गीले कपड़े को, तो 2-3 दिन बाद देखो अरे सूख गया, कैसे सूख गया, तो वह किसके कारण सूख गया, वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। यानी कि जो द्रव है वह वाष्प में बदलने लगा।
द्रव वाष्प में बदलने लगा क्वथनांक के तापमान से कम तापमान पर ही, तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। याद हो गया? बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आएगा तुम्हारा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये 4 कारक तुमको याद कर लेना है। सबसे पहला है सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वायु की गति। अब इसको समझते जाओ। सबसे पहले है सतह का क्षेत्रफल। तो यदि सतह का क्षेत्रफल समझो, पहले देखो, एक यहाँ थाली में हम लोग पानी रखे हैं और एक यहाँ पर ग्लास में पानी को रखे हैं। उतना ही पानी, जितना पानी इसमें है उसी आयतन के पानी को यहाँ पसार के रखो, फैला करके रखो। तो जरा तुम दिमाग लगाओ और तुम बताओ कि किसमें जल्दी वाष्पीकरण होगा, कौन पानी जल्दी उड़ जाएगा। अरे इतना बच्चा वाला क्वेश्चन है सर। ये जो थाली वाला पानी है ये जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा और ये जल्दी उड़ जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल क्या था, ज्यादा। तो यहां ध्यान देने वाला बात है कि वाष्पीकरण क्या है, ये जो वाष्पीकरण है सबसे ऊपर वाले सरफेस से होता है। देखो यहां पानी है तो यहां पर वाष्पीकरण हो रहा है, नीचे वाले कण में नहीं हो रहा है। वाष्पीकरण क्या होता है कि सबसे ऊपर सतह पर जो कण मौजूद हैं वही वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे वाले कण नहीं। तो यहां भी देख सकते हो, तो यहां पर देखो यदि ये फैला हुआ है तो ज्यादा सतह मिला, ज्यादा। तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा वाष्प बनेगा क्योंकि ये सतही प्रक्रिया है, और जहां सतह का क्षेत्रफल कम है वहां कम वाष्प बनेगा। तो यहां देख सकते हो, यहाँ क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाष्प बनेगा और जल्दी वाष्पीकरण होगा। और यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल क्या है, कम है, इसलिए कम वाष्पीकरण होगा। इसी प्रकार से यदि एक गीला कपड़ा है उसको ऐसे ऐसे करके एकदम गोल बना के रख दो और उसको एकदम पसार के एकदम फैला के इस तरीके से रख दो, तो समझो जरा सा, जब उसको फैला के उसको रखेंगे तो उसका वाष्पीकरण जल्दी होगा और वो जल्दी सूखेगा। और जब उसको मोड़ चमोड़ के रख देंगे तो उसमें सतह का क्षेत्रफल घट जाएगा और वाष्पीकरण कम होगा। इतना तो आसान है। दूसरा, तापमान। भाई ये भी कोई पूछने की बात है? गर्मी के दिनों में ज्यादा वाष्पीकरण होगा, बरसात के दिनों में कम वाष्पीकरण होगा। यही कारण है कि गर्मी के दिन में चाहे कपड़ा को कहीं भी सुखाओ तुम, सूख जाएगा, लेकिन बरसात के दिनों में काफी टाइम के बाद वो सूखेगा। तो ये तो भाई पूछने का बात है। चलो हाँ, वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक वही। तो आर्द्रता किसे कहते हैं? तो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। यानी तुमको लग रहा है कि यहाँ पर पानी का जलवाष्प, पानी मतलब वाष्प के रूप में है कि नहीं है, लगता है कि नहीं है, लेकिन है एक्चुअल में, यहाँ जलवाष्प है। यहाँ पर क्या है, जलवाष्प होता है। और जब यहां ज्यादा जलवाष्प रहेगा तो उसको बोलेंगे आर्द्रता। जैसे कि कब रहेगा, जल्दी बताओ, साल भर में सबसे ज्यादा आर्द्रता कब रहेगा, ह्यूमिडिटी कब रहेगा, जल्दी बताओ। बारिश के दिनों में, वेरी गुड। और सबसे ज्यादा कम कब रहेगा, गर्मी के दिनों में। तो भाई जब यहाँ आर्द्रता का मात्रा ज्यादा है, वाष्प का मात्रा ज्यादा है, तो और वाष्पीकरण होगा, जल्दी नहीं होगा, वाष्पीकरण थोड़ा कम होगा। लेकिन यदि आर्द्रता का मात्रा कम है तो वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात हो गया। वायु की गति, ये तो तुमने देखा होगा, नदी में जब हम लोग नहाने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े को लेते हैं और दौड़ते हैं, ऐसे करके दौड़ते हैं। देखा है कभी, किया है कभी? किया होगा तो जरूर देखा होगा कि गांव में जब हम लोग, तो दो, एक छोर पे एक बच्चा पकड़ेगा, दूसरे छोर पे दूसरा बच्चा पकड़ेगा, दौड़ेगा, तो कपड़ा जल्दी सूखता है। जल्दी सूखता है ना, क्योंकि वाष्पीकरण क्या होता है, जल्दी होता है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो कि घर में क्या होता है, कभी कभी कपड़ा नहीं सूख रहा बारिश के दिनों में तो कपड़ा लगा करके फैन चला देते हैं। देखा है तुमने? तुमने किया है, तुम्हारे घर में किया जाता है, फैन चला दिया जाता है। तो फैन चलाने से हवा उस पर जाएगा और वाष्पीकरण की गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये सारी बच्चे जो भी बात बताई जा रही है आम जीवन की बातें हैं, इसको तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब चलो हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि वाष्पीकरण से क्या होगा। तो वाष्पीकरण जब भी होगा तो उससे शीतलता आएगा। कैसे शीतलता आएगा?
जैसे कि मान लो हाथ है, इस तरीके से हाथ, अरे हाथ ही है भाई, इस पर एसीटोन को डाल देंगे, यानी नेल पॉलिश को, रिमूवर जो होता है ना उसको डाल देंगे, या नेल पॉलिश तुम्हारे घर में होगा तो उसको भी डाल देना। तो कुछ बच्चे तो पूरा नेल पॉलिश लगा लगा के स्कूल में आते हैं, मेरे स्कूल में भी आते हैं कई बच्चे, और हाथ को ऐसे छुपाते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, नेल पॉलिश लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों को लगाने दो, ठीक है। तो जो बच्चियां भी हैं वो कर सकती, क्योंकि उनके पास नेल पॉलिश होगा। तो तुम अभी करके देखो, नेल पॉलिश लाओ, उसको हथेली पर रखो, तो तुम देखो एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसा ठंडा क्यों लगता है, ध्यान से सुनो क्यों लगता है। क्योंकि जो एसीटोन जैसे ही डालते हैं, एसीटोन वाष्पीकरण होने लगता है। वो क्या होने लगता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण होने लगता है तो होने दीजिए सर, उससे क्या। अरे तो वो गर्मी कहाँ से सोख रहा है, तुम्हारे हाथों से सोख रहा है गर्मी को। तो तुम्हारे हथेली से गर्मी को सोख करके वो वाष्पीकृत हो रहा है, तो तुम्हारे हथेली से गर्मी हटा तो तुमको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि वाष्पीकरण जब भी होता है तो वो शीतलता देता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारा बन गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वाष्पीकरण के क्या कारण क्या आती है, तो इसका उत्तर देना है शीतलता आती है। समझ गए, अब आगे देखो। तो जब वाष्पीकरण होता है तो उस दौरान उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए वह अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि जैसे इसका वाष्पीकरण हो गया, इसके कणों में ऊर्जा की कमी हो गई और ऊर्जा को क्या करता है, आसपास के क्षेत्र से खींचता है। और जब ये ऊर्जा को खींचेगा तो जहां जहां पर तुम्हारा वाष्पीकरण हुआ है वहां पर ठंडा प्रभाव आएगा। जैसे कि देख लो, बहुत सारे यहाँ पर एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस क्यों होता है, क्वेश्चन, इसका आंसर तुमको देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया वैसे उत्तर दे सकते हो। एक बहुत अच्छा है कि ठंडे जल से भरे बोतल, यहाँ देखो गर्मियों में नहीं, यहाँ देखो गर्मी के दिनों में, ओहो ये तो सब ऐसा ही है, सीधा सीधा देखो कि घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है गर्मी में। तो इसका आंसर ये है कि घड़े का जो घड़ा जो है उसमें सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं। तो जब उसमें जल रखा जाता है तो उसकी बाहरी सतह से वाष्पीकरण होता है, और जब बाहर सतह से वाष्पीकरण होगा तो वह जो गर्मी है उसको कहाँ से खींचेगा, घड़े के अंदर से खींचेगा, उसके जल से खींचेगा। और जब घड़े के जल से उस गर्मी को खींचता है तो उससे घड़े का जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी वाष्पीकरण क्या लाता है, शीतलता लाता है। इसी तरीके से गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनेंगे, तो जो सूती कपड़ा होगा उसमें जो पसीना अंदर है वो पसीना बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वह जो पसीना है वो वाष्पीकृत होगा, और जब वाष्पीकृत होगा तो गर्मी को अवशोषित करेगा, जिससे कि हमें क्या लगेगा, हमें ठंडे का अनुभव होगा। तो क्या करो कि गर्मी के दिनों में तुम लोग क्या पहन लो, वो जो प्लास्टिक का होता है ना, रैक्सिन का, वो पहन लो। तो भाई रैक्सिन पहन लोगे तो जो भीतर पसीना हो रहा है वो भीतर ही रह जाएगा, और इसी से क्या लगेगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। होता है कि नहीं होता है, यही सब बात लिखा हुआ है। तो ठंडे जल से भरे बोतल के पानी बाहर बूंद क्यों नजर आते हैं, ये तो अलग कारण है। लेकिन यहां भी वाष्पीकरण ही एक तरीका से, शीतलता वाला कारण नहीं है, लेकिन वाष्पीकरण ही हो रहा है। यहां देखो, ये देखो, यदि इसमें बर्फ जमा हुआ है, पूरा बोतल में बर्फ जमा हुआ है, तो देखोगे इसको यदि रख दोगे कुछ देर बाद बाहर में देखोगे कि छोटी छोटी बूंदें नजर आएंगी। तो जब बच्चे थे हम लोग तो बहुत ज्यादा बहस होता था, तो बहुत बच्चे बोलते थे कि यार बुड़बक, इसमें से छेद होता है, छेद से पानी बाहर आ जाता है। तो कुछ बच्चे सोचते थे यार बाहर पानी आता कैसे है, पानी तो अंदर है, अंदर से बाहर कैसे आता है। बहुत लोग विचार करते थे, सोचते थे। तो उनको ये बात पता नहीं था कि हमारे वायुमंडल में भी जल के कण हैं, जल के कण हैं यहाँ। और जब ये जल के कण संघनित होते हैं तो बूंदों का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही हम लोग बर्फ के पानी को यहाँ रखेंगे तो बर्फ के ये जो बोतल है इसके संपर्क का हवा है ना संपर्क में। तो जो हवा अगल बगल, मान लो ये बोतल है तो अगल बगल का हवा इसके संपर्क में है और उसमें जल वाष्प के रूप में है। तो जब ये जल वाष्प के रूप में है तो वह ठंडा हो जा रहा है। किससे ठंडा हो रहा है, क्योंकि बोतल से सटा हुआ है तो ठंडा नहीं होगा।
और ठंडा होकर संघनित हो जा रहा है और पानी के बूंदों का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से बोतल के चारों ओर पानी की बूंदें हमें देखने को मिलती है, तो हम बहुत आश्चर्य करते हैं कि ये आया कहाँ से, अंदर छेद है का, छेद से आया है का, ऐसे ही लगता है दिमाग में। लेकिन कभी ऐसा गलती से भी मत बोलना कि बोतल में छेद है, छेद से पानी आया है, ऐसी बात नहीं है। वो बाहर जो जलवाष्प है वो ठंडा के संपर्क में आकर संघनित हो जा रहा है, यानी बाहर भी सोच लो कितना पानी है, सोच लो इधर कितना पानी है, सोच लो। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पानी नहीं है, इसी को तो आर्द्रता कहते हैं, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी इसी चैप्टर में तुम लोगों को मिल जाएगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में